गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राघव शर्मा म्यूज़िक चैनल में स्वागत है। और आज नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आया हूँ वो है ग्रह के बारे में। ग्रह का जो टॉपिक है, इससे पहले हमने यति के बारे में चर्चा की और यति के बाद अब हम ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यति का जो विषय है और ग्रह का जो विषय है ये दोनों एक दूसरे के बहुत समानार्थिक है, यानी कि सिमिलर है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। तो मुझे लगा कि इसके बाद मुझे ये टॉपिक यहाँ पर जो है चर्चा में लाना चाहिए, जिससे कि हमारे को यति के बारे में भी समझ आ जाए और ग्रह के बारे में भी हमें ज्ञात हो जाए कि ग्रह होता क्या है। अब हम इसको साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। हम किताबी लैंग्वेज में ना जाकर इसको जो है साधारण वे में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी संगीत के विद्यार्थी हैं, तो आपने कहीं ना कहीं कार्यक्रम में भाग लिया होगा, कहीं परफॉर्मेंस दी होगी, सोलो परफॉर्मेंस दी होगी, किसी मेले में गाया होगा, किसी गांव के कार्यक्रम में गाया होगा। तो आप ज़रा गौर करिए, ध्यान से इस बात को याद करिए, या जब आप फिर कभी कार्यक्रम करने जाएंगे तो उस टाइम आपने ये गौर करना है कि आप गायन कैसे शुरू करते हैं। तो ये इसके बारे में ही है कि ग्रह होता क्या है और संगीत में इसका क्या महत्व है और ये चर्चा में क्यों है। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे कि भरत मुनि जी आए, तो भरत मुनि जी ने ग्रह को किस प्रकार से माना। अब हम सभी लोग जानते हैं कि सम पाणी, अप पाणी, ऊपरी पाणी, समग्रह, अतीत ग्रह, अनागत ग्रह, इसके बारे में हमने सुना जरूर है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इनको माना किन विद्वानों ने है, किसने किस ग्रह को क्या बोला है, किस अन्य नाम से कहा है। तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप बोर्ड पे ठीक से देख पा रहे होंगे कि भरत मुनि जी के अनुसार जो है 3 प्रकार के ग्रह बताए गए, और ग्रह के स्थान पर ये पानी भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो दूसरा समानार्थिक नाम है वो है पानी, पानी, ठीक है। तो भरत जी ने इसे क्या संज्ञा दी? पानी संज्ञा दी। और पानी संज्ञा देने के बाद उन्होंने 3 प्रकार के ग्रह माने, सम पानी, अब पानी और ऊपरी पानी। अब ये सम पानी, अब पानी, ऊपरी पानी है क्या, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो सम पानी के लिए भरत जी ने कहा है कि गायन वाद्यन या लय ताल एक साथ बराबर गति में चले या स्वर लय ताल के साथ चले, तो उसे क्या कहेंगे? हम समपाणी कहेंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर प्रश्न को किसी तरीके से भी घुमाया जा सकता है, लेकिन इसका जो साधारण अर्थ निकलता है वो यही निकलता है कि जब किसी प्रस्तुति का आरंभ, किसी गायन की प्रस्तुति का आरंभ समान समय पर हो, यानी कि एक समय पर हो, गायन भी जैसे ही गायन शुरू हुआ वैसे ही ताल शुरू हुआ, और उसकी लय एक जैसी ही रही, और अंत में वो जो है उसी चाल में समाप्त हो गया, यानी उसी गति में समाप्त हुआ, उसे कहा गया समपाणी। अब पाणी क्या कहा गया? भरत मुनि जी ने अवपाणी को क्या कहा? उन्होंने कहा कि ताल पहले, उसके बाद गीत प्रारंभ हो जाए, ठीक है, जब ताल पहले चलती हो। अब जब आप कहीं किसी कार्यक्रम में गाते हैं तो सबसे पहले कई बार क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा अपना जो है माहौल तैयार करता है, वो गाने का जो मूड है वो तैयार करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सिमिलरली वैसा ही है कि पहले ताल शुरू होगा, यानी कि कीबोर्ड बजेगा, गिटार बजेगा, इस तरह का म्यूजिक शुरू होगा, उसके बाद आप गाना शुरू करेंगे। तो ये हो गया आपका अब पाणी, यानी कि पहले ताल शुरू हो गया, फिर गायन उसके बाद आरंभ हो गया। अब पाणी की बात करते, ऊपरी पाणी की बात करते जो अंतिम इन्होंने मानी, तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, यानी कि ऊपर पहले क्या हुआ था? पहले जो है आपका प्रारंभ में क्या हुआ था? ताल पहले प्रारंभ हुआ था। अब नीचे कर दीजिए, नीचे गाना प्रारंभ कर दिए। अब जब आप कार्यक्रम करते हैं कहीं, तो कभी कभी आप ऐसा करते हैं कि पहले आप गाना शुरू करते हैं, फिर पीछे से ऑर्केस्ट्रा बजता है, पीछे से ताल बजती है। तो ये ऊपरी पाणी इसका उल्टा हो गया, अब पाणी का ऊपरी पाणी उल्टा हो गया। बाकी आप इसमें जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ भी यही हुआ। अब हम बात करते हैं अन्य ग्रंथकारों के अनुसार।
कि उन्होंने इसको क्या कहा, इस ग्रह को क्या कहा उन्होंने। तो शारंग देव जी ने कहा समग्रह, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह। तो समग्रह क्या कहा शारंग देव जी ने, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों ने समग्रह, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह के बारे में पढ़ा है, किंतु समपाणी, अवपाणी, ऊपरी पाणी के बारे में नहीं पढ़ा है, जबकि ये भी उसके सिमिलर ही है, इसके समानार्थी है ये भी। तो समपाणी जी के बारे में शारंग देव जी ने भी ऐसा ही कहा कि जब ताल लय गीत एक साथ आरंभ हो और एक साथ समाप्त हो, उसे समग्रह कहते हैं। अतीत ग्रह, अतीत होता है, अतीत का शाब्दिक अर्थ अगर आप जानना चाहते तो अतीत का अर्थ होता है कि बीता हुआ, यानी जो हमारा समय बीत गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही। अतीत, कई बार आप बड़े बड़े उस्तादों के कार्यक्रम देखते हैं और यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं। और पंडित अजय चक्रवर्ती जी की एक वीडियो में देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अतीत और अनागत के बारे में बताया है, प्रैक्टिकली करके बताया है। तो ये अब हम अतीत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समग्रह के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि समग्रह क्या होता है, अब अतीत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अतीत का अर्थ यही होता है कि जब बंदिश या गीत ताल के बाद प्रारंभ हो, यानी कि ताल निकल गई हो। अतीत यानी बीत गया, यानी ताल आपकी निकल गई, यानी ये सम आपका निकल गया और फिर गायन आरंभ हुआ, ये हो गया अतीत। और अनागत क्या हो गया, जब गायन ताल से पहले आरंभ हो, ये अनागत हो गया। तो उन्होंने इसमें प्रैक्टिकली करके बताया कि कई बार जब हम सम जो है हमारा, मान लो सम अगर 3 ताल का सम जो है हमारा पहली मात्रा पर है, यानी हमारी धा पर सम है अगर, तो कई बार हम सम पहले दिखा देते हैं। ठीक है, जब हम पहले सम दिखा देते हैं तो वो क्या हो गया हमारा, तो इसके बारे में हमने जो है ध्यान रखना है कि जब भी हम गायन करेंगे तब जो है हमें इस तरह का प्रयास करना है कि क्या इस तरह से भी हो सकती है चीजें। फिर अब जब हम अनागत की बात करते हैं तो अनागत इसका उल्टा हो जाएगा। अतीत में हमने देखा था पहले बंदिश या गीत आरंभ होगा फिर ताल होगी। अब अनागत में क्या होगा, पहले ताल आरंभ होगी फिर गीत आरंभ होगा। पहले ताल आरंभ हो जाएगी, तो कई बार जब हम ख्याल वगैरह गाते तो पहले ताल वाला ठेका लगाना आरंभ कर देता है, फिर उसके बाद हम जो है जहाँ से वो बंदिश उठनी होती है या जहाँ से किसी भी गीत का मुखड़ा उठ रहा है फिर हम वो उठाते हैं। और कई बार ऐसे करते हैं हम कि पहले जो है अपना गाना शुरू कर देते हैं, फिर ताल वाले को पता चल जाता है कि इसका सम, इसका वजन यहाँ पर है, फिर वो वहाँ से बजाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये है हमारा समग्रह, अतीत ग्रह, अनागत ग्रह। और ये संगीत के विषय की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में, हर परीक्षा में प्रश्न 100% बनता है, 1 या 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। और अब हम बात कर लेते हैं अन्य ग्रंथकार के बारे में, पंडित दामोदर जी के बारे में। पंडित दामोदर जी ने जो है 4 प्रकार के ग्रह बताए हैं, समग्रह, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह और विषम ग्रह। ठीक है, ये 4 प्रकार के बताए इन्होंने। अब इन्होंने इसको किस तरह से अन्य नाम से भी इसको इन्होंने बताया है कि सम को कहा है इन्होंने ताल, और अतीत को कहा है विताल, और अनागत को कहा है अनुताल, और विषम को कहा है प्रतिताल। तो ये यूजीसी नेट में जो है कहीं ना कहीं आपको जो 4 ऑप्शन के बीच इस तरह के ऑप्शन दिख सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किससे संबंधित है, ग्रह से संबंधित है, हमारी लय से संबंधित है। तो अब बात करते हैं कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे पूछा जाएगा कि भरत जी ने कितने प्रकार के ग्रह माने, ये प्रश्न आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि भरत जी के ग्रह को इंगित करिए, या उन्हें ऑप्शन में दिया जाएगा छांटिए, या सम पाणी, अब पाणी, ऊपरी पाणी, इसमें से कोई ऑप्शन दिया जाएगा। और तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि शारंग देव के अनुसार ग्रह कितने माने गए और उनके क्या नाम थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। पंडित दामोदर जी के अनुसार कितने ग्रह माने उन्होंने, या पंडित दामोदर जी ने जो है सम, अतीत, अनागत, विषम जो ग्रह है इनको मिलान के लिए दे सकते हो। एक तरफ ये रखेंगे, एक तरफ जो है ताल, विताल, अनुताल और प्रतिताल, तो इनको मिलाने के लिए भी दे सकते हैं। तो प्रश्न बनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है, उनकी जो शब्दावली है वो परिवर्तित हो सकती है। लेकिन हमने जो है मूल विषय को समझना है कि मूल विषय क्या है, हमारा मूल जो
ग्रह क्या है, वो किस तरह से हमारे संगीत में काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, क्योंकि मेरे पास जो है बोर्ड में इसमें कम स्पेस है, तो हम कुछ और चीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हम यहीं पर इसको लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं सम, अतीत और हमारा अनागत। अब जो इनको है शारंग देव जी ने, इनको जो है किस लय के अंतर्गत रखा है, शायद आपने आज तक इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट ने सुना होगा। तो जो सम ग्रह को रखा उन्होंने मध्य लय में, मध्य लय के अंतर्गत हमारा सम ग्रह आता है, और अतीत आता है हमारा ध्रुत लय के अंतर्गत, और अनागत आता है हमारा विलंबित लय के अंतर्गत आता है ये। अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात हो गई कि सबसे पहले कौन सी लय आई होगी। प्रश्न तो यहां से भी बन सकता है, सबसे पहले कौन सी लय, प्रारंभिक लय कौन सी है। तो प्रारंभिक लय जो है मध्य लय मानी जाती है। अब इन मध्य लय से ही आपकी जो है अन्य लय का निर्माण हुआ, फिर मध्य लय से ही ध्रुत लय बनी, आपका मध्य लय से ही आपका जो है विलंबित लय बनी, विलंबित लय बनी। तो सबसे प्राचीन लय क्या है, मध्य लय। इसी से ही ध्रुत का निर्माण किया गया और इसी से ही विलंबित का निर्माण किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि बड़ा ख्याल जब उसका प्रारंभिक शुरू किया गया तो फिर उसको विस्तृत करके पूर्णतया से उसको जो है बिठा के उस लय को जो है गाने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद जो है ध्रुत लय को देखा गया कि ध्रुत लय में गाना किस प्रकार से हो सकता है, क्या और ज्यादा ऑडियंस को मजा आ सकता है, उसमें आनंद आ सकता है। तो इस प्रकार से लय का जो है निर्माण किया गया। अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि प्राचीन ग्रंथकारों में से किस ग्रंथकार ने 12 विकृत स्वर बताए हैं। स्वर बताए हैं और आधुनिक ग्रंथकार में किसने 12 विकृत स्वर बताए हैं, और किसी विद्वान ने विकृत स्वरों के बारे में बताया है जिसने कि 12 बताए हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें। अगर यहाँ पर कोई त्रुटि होती है तो ज़रूर आप कमेंट करें ताकि मैं जो है उस कमी को जो है सुधार सकूं, आगे आने वाली वीडियो में जो है उसको अच्छे तरीके से उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच।